हाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर कौसर उस्मान। आज मुझे ज़रा यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल कामों से थोड़ी फुर्सत थी, तो मैंने सोचा कि आप सबसे गुफ्तगू करूँ। और ख़ास करके ये जो कोरोना पेंडेमिक है, बल्कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक कहेंगे इसे, कुछ बातें उसके सिलसिले से करूँगा। और फिर कुछ बातें जाहिर सी बात है समाजी तौर पे जो हमारा फ़र्ज़ है हमारी ज़िंदगी में, उसके बारे में कुछ बात करूँगा। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, वैसे हम जानते हैं इंसानों को बहुत से इन्फेक्शन होते रहेंगे, बैक्टीरियल, वायरल, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। वायरल फ्लू तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन यहाँ तक इस कोरोना वायरस का सवाल है, ये कोरोना वायरस एक फैमिली है, उसमें जो वायरस है ये ज़रा ख़तरनाक किस्म का है और इसका नाम नोवेल कोविड-19 भी दिया गया है। चूँकि इसका स्ट्रक्चर, उसकी जो नुकसानात हैं, उसकी डैमेजेस ज़रा डिफरेंट हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है। ये इन्फेक्शन एक दूसरे से खांसने या छींकने से, जिसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है और इसी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इस बात को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें बचाव ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता इलाज नहीं है जिससे ये कहा सके बिल्कुल हम इसे ठीक कर सकते हैं। बचाव के सिलसिले में आप अक्सर जानते हैं, आप सुनते भी रहते हैं कि एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना, अपने चेहरे में स्पेशली नाक, कान और मुँह को बार बार न छूना, अपने हाथों को बार बार साफ़ करते रहना और लोगों से दूरी बनाए रखना, ये सबसे बड़ा बचाव है और यही सबसे बड़ा कदम भी है। और यही वजह है कि हुकूमत ने यहाँ पे पिछले तकरीबन 10 दिनों से लॉकडाउन कर रखा है। और ये लॉकडाउन सिर्फ यहीं पे नहीं है, बहुत से मुल्कों में, तकरीबन पूरी दुनिया में, एक बेशतर मुल्कों में है और शायद यही इसकी बचाव की सबसे बड़ा कदम होगा जो हमें करना चाहिए। इस बीमारी के बारे में बताऊँ कि अगर किसी को इन्फेक्शन है, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 11 दिन होता है। यानी ये बीमारी 2 से 11 दिन के बीच में सिम्टम्स आने लगते हैं, तकलीफ आने लगती है, इन एवरेज 5 डेज से। तो अगर हम उसके सिम्टम्स की बात करें, यानी जो बीमारी की अलामत है अगर उसकी हम बात करें, तो ये एक फ्लू की तरह बीमारी होती है। यानी इंसान को बुखार होगा, गले में खराश होगी, खांसी आएगी, बदन में दर्द होगा, खास करके पीठ में दर्द होगा और एक माइल्जिया जैसी शक्ल, अंदर से हल्की सी ठंड लगना। कुछ लोगों को मतली भी हो सकती है या कुछ लोगों को पेट में दर्द और डायरिया जैसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि तकरीबन बीमारी के 5 दिन के बाद सांस फूलना शुरू हो जाती है, जिसे ब्रेथलेसनेस कहते हैं, डिस्निया कहते हैं। और ये बुखार, खांसी और सांस का फूलना, इन तीनों की मौजूदगी इस बात के लिए शक जाहिर करती है कि उस पेशेंट को कोरोना की वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें से कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस हो जाते हैं और उनको यहाँ तक कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है या वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो कौन से मरीज़ हैं जिनको रिस्क ज़्यादा है, तो अगर ये देखा जाए तो रिस्क बुज़ुर्गों को ज़्यादा है, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या ख़ास करके उनको और भी बीमारियाँ हैं, जैसे कोई कोमॉर्बिड इलनेस, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या पहले से ब्रोंकाइटिस या COPD या अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, या बहुत कमज़ोर अगर हैं, तो उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और इसलिए ज़रूरी है कि ख़ास करके उनके आसपास जाना जहाँ तक हो सके मिनिमम रहे, तो कम रहे, और उनके एक्सपोजर को जहाँ तक हो सके बचाना चाहिए। मैं बात सिम्टम की कर रहा था, तो याद रखिए तकरीबन 80% जो लोग हैं, 81% लोग, उनमें सिर्फ फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं। सिंपल जिस तरह से आपको नज़ला, इन्फ्लुएंजा, मौसम बदलने में होता है, उसी तरह होता है। तकरीबन 10-12% लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और तकरीबन 5% लोग हैं जो क्रिटिकल भी हो सकते हैं, जिनको वेंटिलेटर वगैरह या इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें, जैसे मैंने बताया, कि प्रिवेंशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक जाँच का सवाल है, कुछ खास गाइडलाइंस हैं किन लोगों को जाँच करानी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे मरीज़ के कॉन्टेक्ट में आए हैं, या आपका फॉरेन ट्रेवल है जहाँ भी बीमारी रही है, या वो हेल्थ वर्कर्स जो कॉन्टेक्ट में, सब के लिए टेस्ट करवाने होते। टेस्ट के लिए वो PCR टेस्ट होता है, जिसके लिए होता है, उसकी रिपोर्ट तकरीबन 12 घंटे से 24 घंटे में आती है। लेकिन अभी एक अपडेट बता दूं मैं कि अभी एक कंपनी ने किट तैयार की है जिसको FDA का अप्रूवल भी मिल गया है। वो तकरीबन 5 मिनट में अपनी पॉजिटिव की रिपोर्ट और 13 मिनट के अंदर निगेटिव रिपोर्ट दे देती है। तो जाहिर सी बात, उसको आने में 2-4 हफ्ते लगेंगे यहाँ पे इंडिया में, और अमेरिका में उसका अप्रूवल हो चुका है। जाँच कुछ खास लोगों की होती है, जैसा मैंने बताया। जहाँ तक इलाज का सवाल है, इलाज के लिए अक्सर मैंने कभी सोशल मीडिया पे देखा और पढ़ा कि लोग क्विनीन लेना शुरू कर देते हैं या एजिथ्रोमाइसिन लेना शुरू कर देते हैं। मैं बता दूँ आपसे कि ये दवाएं हैं, क्विनीन या एजिथ्रोमाइसिन, इसके कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं जिनको दिया जाता है, खास करके जो डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स जो पेशेंट के कॉन्टेक्ट में हैं, उनके प्रिवेंशन की दी जाती है। तो कभी भी ये दवा क्विनीन और खास करके कॉम्बिनेशन एजिथ्रोमाइसिन बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के आप न लें। कुछ दवाएँ हैं, क्विनीन है, एजिथ्रोमाइसिन है, या एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो हम लोग हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, यानी जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनकी तकलीफ़ है, सिर्फ
उन मरीजों में इस्तेमाल करते हैं, और उसके जाहिर सी बात है उसकी रेशनल्स हैं, उसकी गाइडलाइंस है, उसकी पर्टिकुलर डोज है, वो सिर्फ डॉक्टर जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो ड्यूटीज़ पे हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। तो इन हालात में लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक इस बीमारी का सवाल है, अभी तक कोई क्योर नहीं है। दुनिया में रिसर्च चल रही है, वैक्सीनेशन पे भी, दवाओं पे भी, एंटीवायरल ड्रग्स पे भी। अभी तक जो सिर्फ एक और एक ही चीज़ है वो ये है कि प्रिवेंशन। तो जो भी हुकूमत की तरफ से जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इक़दाम हैं, जो किए जा रहे हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप घरों से न निकलें जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। दूसरे से दूरी बनाए रखें, अपने हाथ को बार बार साफ़ करें, जैसे सैनिटाइज़र से, अल्कोहल से, ऐसे सोप वाटर से भी कर सकते हैं। और मास्क लगाएं, मास्क लगा कर ही घर से निकलें, ये कोशिश करनी होगी। हमारे जो हल्का अहबाब है, मैं बात कर रहा था अभी उस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डॉक्टर की हैसियत से, जो मेडिकल की किताबें कहती है, लिटरेचर और आर्टिकल्स कहते हैं। लेकिन जो मेरा हल्का अहबाब है उसमें सिर्फ मेरे डॉक्टर्स नहीं हैं, सिर्फ जूनियर सीनियर या मेरे कोलीग नहीं हैं, बल्कि बहुत से और सोशल वर्कर्स हैं, बहुत से प्रोमिनेंट लोग हैं, बहुत से शायर भी हैं, अदीब भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। तो उस तरह से अगर बात करूँ तो जब मुझे एहतियात की बातें आती है, जो करता हूँ, तो मुझे जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है गोरखपुर से, उस शहर में बड़े एक अजीम शायर हैं जिनका नाम है रघुपत साहब फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर है। उनका एक बहुत मशहूर शेर है, मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँ कि तुम मुखातिब भी हो, तुम करीब भी हो, तुमको देखूँ कि तुमसे बात करूँ। तो इस शेर मुझे इसलिए याद आया कि याद रखिए, आप लोगों से मुखातिब भी रहिए, देखिए भी और बात भी करिए, मगर करीब ना जाइए। और अगर आप किसी के करीब जाएंगे और जिसको इल्म होगा आज की बीमारी के बारे में, तो हो सकता है अगर आप बहुत करीब जाएं तो वो बुरा भी मान जाए। तो एक शेर यूँ याद आ रहा है कि ये सोच कर कि तेरी ज़मीन पे बल न पड़े, ये सोच कर कि तेरी ज़मीन पे बल न पड़े, बस दूर ही से देख लिया और हम चल पड़े। ये सोच कर कि तेरी ज़मीन पे बल न पड़े, बस दूर ही से देख लिया और हम चल पड़े। दोस्तों, हालांकि जो ये वक्त है, अक्सर आप में से बहुत लोग एक अजीब सी ज़हनी कैफियत से गुजर रहे होंगे। एक अजीब सा नफ्सियाती परेशानी होगी, एक अजीब सा ज़हनी तनाव होगा, मैं उसको समझ सकता हूँ। और शायद ये जो हालात हैं ये हमें सोचने पे मजबूर भी करते हैं। ये हमें बताते भी हैं कि वो इंसान जो कि फ़ज़ाओं में उड़ता था, वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने बहुत आसानी से पहुँच जाता था, उन्हें जाने कहाँ कहाँ के सफ़र करता था, और अब चंद कमरों में उसकी ज़िंदगी कैद हो गई। क्या वजह है आखिर? ऐसा लगता है कि जो हमारा खालिक है, जो मालिक है, जो मुसव्विर है, जिसने इस दुनिया को बहुत हसीन बनाया है, शायद वो हमसे कहीं नाराज़ है। शायद उसने हम पे एक सज़ा मुकर्रर कर दी है। उसकी बनाई हुई कायनात को शायद हमने तकलीफ़ पहुँचाई है, और वो तकलीफ़ शायद जिस्मानी नहीं बल्कि शायद रूहानी तकलीफ़ पहुँचाई। हमने अपनी ज़िंदगी की उस दौड़ में, उस मादी दौड़ में, मेटलिज़म में, उस दौलत की दौड़ में, इक़्तिदार की दौड़ में, ताकत की क़ुव्वत की दौड़ में, शायद हमने अपने ह्यूमन वैल्यूज़ जो थी, जो इंसानी कदरें थी, उनको हम शायद भुला बैठे। तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं हमसे गलती हो गई, कहीं नाइंसाफ़ी हो गई, कहीं जुल्म हो गया, और शायद कुछ आवाज़ें, शायद कुछ लरजती और थर्राती आवाज़ें कहीं ऐसा ना हो कि उस अर्श के दरवाजे को तो नहीं खटखटा दिया कि हम एकाएक जो 10 दिन पहले हम तसव्वुर भी नहीं करते थे कि हमारी हंसती खेलती और एक आज़ाद ज़िंदगी इस तरह कैद हो जाएगी। तो ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, अपना मुहासबा करने का, हमको सोचने का। हम कैद तो हैं, लेकिन हमारे ख्यालात तो नहीं कैद हो सकते, हमारी सोच, हमारे मुस्तक़बिल के मंसूबे तो नहीं कैद हो सकते। हमें सोचना होगा, हमें सोचना होगा इस मुल्क के और उन लोगों के बारे में जो नॉट सो प्रिविलेज, बहुत से गरीब भी हैं, मिस्कीन भी हैं, मुफलिस भी हैं, यतीम भी हैं, बेवा भी हैं।
एंड लाइफ इज़ नॉट गिविंग देम सो मच। हमें उनका हक अदा करना होगा। हमें अपने आसपास, अपने पड़ोस में ज़रूरत है कि हम उन गरीब गुरबों पर भी नज़र डालें, उनकी मदद करें। हो सकता है कि आपके मोहल्लों में जो हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते बच्चे थे वो कभी अपनी माँओं की गोद में वो कहीं भूख से बिलबिला ना रहे। हमें उनके बारे में सोचना होगा, उनकी भी मदद करनी होगी। और हम सब काम हुकूमत से नहीं उम्मीद करनी चाहिए, हमें न हमें शिकायत करनी चाहिए। एक शहरी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है और उस फ़र्ज़ को हमें निभाना होगा। हमें उस इंसानी कदरों की, उस ह्यूमन वैल्यूज़ को फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। हमें समझना होगा। याद रखिए, जब आप खिदमत खल्क़ करते हैं तो कहा यह जाता है कि खिदमत खल्क़ का हर एक लम्हा वक़्फ़े परवरदिगार होता है। एक शेर ये है कि नूह का तूफ़ान भी उसे गर्क कर नहीं सकता, नूह का तूफ़ान भी उसे गर्क कर नहीं सकता, जो वास्ते खल्क़ जीता है वो मर नहीं सकता। तो उन लोगों के बारे में सोचिए। और अक्सर हम लोग कहते हैं कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है, दुनिया कैसी हो गई है, दुनिया में बड़ी डिटरेशन हो गया है, समाज में गिरावट आ गई है, दुनिया बहुत बुराई फैल गई है। सच तो ये कि दुनिया तो वो है जो हम हैं, जो आदमी है, जो इंसान है, जो शख्स है, वही तो दुनिया है। मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी उन्वान से ताल्लुक़ से एक छोटा सा किस्सा बयान कर दूँ तो फिर अपनी बात ख़त्म करूँ। वो एक बच्चा है जो एक बहुत बड़ा पैगाम दे जाता है। वो किस्सा यूँ है कि एक बार एक बुज़ुर्ग बैठे हुए कुछ इल्मी काम कर रहे थे, कुछ एकेडमिक वर्क कर रहे थे, और उनके सामने मेज़ पर बहुत सी किताबें फैली हुई थी और वो लिख रहे थे, पढ़ रहे थे अपना। जाहिर सी बात है वो एक मुसन्निफ़ थे। तब तक उनके कमरे में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और आगे बैठ गया और सब चीज़ें इधर, कभी ये चीज़ें छूता, कभी वो चीज़ें छूता, सब छूने लगा। तो उनका बेटे आप खामोशी से बैठ जाएं, मुझे कुछ देख रहे हैं, अब मैं काम कर रहा हूँ, सुकून से थोड़ी देर बैठ जाइए। वो बच्चा बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद अपनी आदत के मुताबिक शरारत करने लगा और चीज़ों को छूने लगा। और वो बेचारे बहुत परेशान हुए बुज़ुर्ग। उन्होंने कहा क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनकी नज़र तब तक एक अखबार पे पड़ी। उस अखबार के एक सफ़े पे दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने अखबार को लिया और उसके कई टुकड़े कर दिए और उस बच्चे से कहा, टुकड़े कर दिए, और कई टुकड़े करने के बाद उस बच्चे से कहा, बेटा ये तुम ले जाओ और दुनिया के नक्शे को जोड़ करके मेरे पास ले आओ। और उस बच्चे को उन्होंने भेज दिया। और उन्हें ये लगा कि तकरीबन इस बात इसको जोड़ने में आधा 1 घंटा लग जाएगा, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। लेकिन उनकी उम्मीद के बरस 10 मिनट में वो बच्चा दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहा, दादा ये लीजिए, ये तो मैंने दुनिया का नक्शा जोड़ दिया, ये ठीक हो गया। उन्होंने देखा और उनको बड़ी हैरत हुई कि उसने नक्शा बिल्कुल ठीक जोड़ा था। उसने कहा, बेटा तुमने इतने कम वक्त में ये कमाल कैसे कर दिखाया? तो उन्होंने कहा, कोई खास बात नहीं थी, तो बहुत आसान काम था जो आपने फटे हुए टुकड़े में दिए थे। तो एक तो दुनिया का नक्शा था, दूसरी तरफ एक आदमी की तस्वीर थी। मैंने उस आदमी की तस्वीर को ठीक तरह से जोड़ दिया और दुनिया का नक्शा अपने आप ठीक हो गया। तो ये एक सच है कि हम अपनी तस्वीर ठीक कर लेंगे तो दुनिया अपने आप बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हाज़रीन, इसी के साथ नेक दुआओं के साथ आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और मैं यहाँ इसी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे रखते हुए मैं जनाब मुनव्वर राना साहब, जो बहुत मशहूर शायर हैं, मारूफ शायर हैं, और हमारे अजीज़ दोस्त तारिक खान को नॉमिनेट करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।